नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके इन्फो पर। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, पानी की एक ऐसी संकरी गली, जो सिर्फ 21 मील चौड़ी है, बिल्कुल, और अगर वो किसी कारण से सिर्फ एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए, तो मतलब हमारे घरों की बिजली कट सकती है। हाँ, और पेट्रोल के दाम रातों रात दुगने हो सकते हैं, पूरी दुनिया का शेयर बाजार क्रैश हो सकता है। बाप रे। तो आज हम ऐसी ही दुनिया की सबसे ताकतवर जल संधियों की बात करेंगे। आज की इस क्लास में हम विश्व की 30 प्रमुख जल संधियों का एक पूरा मेंटल मैप, या जिसे हम मानसिक मानचित्र कहते हैं, वो तैयार करने वाले हैं। ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल छूटे नहीं, है ना? एग्जैक्टली। हमारा मकसद सिर्फ नक्शे पर पॉइंट लगाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये जल संधियां काम कैसे करती हैं। हम उन महाद्वीपीय विभाजकों की बात करेंगे जो दुनिया को बांटते हैं, और भूमध्य सागर के उस कुंजी को भी डिकोड करेंगे जिसने सदियों तक व्यापार को कंट्रोल किया है। सही कहा। और उन इंजीनियरिंग चमत्कारों को भी समझेंगे जहां इंसानों ने समुद्र के नीचे से ट्रेनें दौड़ा दी हैं। मतलब भूगोल को सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, उसके पीछे के क्यों और कैसे को समझना होगा। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो इस भारी भरकम शब्द जल संधि, या जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं, उसका पर्दाफाश करते हैं। बिल्कुल, इसे कैसे समझाएंगे? देखिए, अगर मैं इसे एक घर के नक्शे से समझाऊं तो इसे एक संकीर्ण गलियारे या नैरो हॉलवे की तरह सोचिए। अच्छा। मान लीजिए एक घर में दो बहुत बड़े हॉल हैं जिनमें लबालब पानी भरा है। हाँ, उन दोनों कमरों को जोड़ने वाला जो एक पतला सा रास्ता है, वही जल संधि है। अरे वाह! अब मजे की बात देखिए। क्या? जब ये रास्ता उन दो कमरों को जोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है, ये बीच की दो दीवारों को, यानी जमीन के दो हिस्सों को एक दूसरे से काट भी रहा है। अरे वाह! ये उपमा परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम सटीक बैठती है ना? हाँ, अगर छात्र यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के पिछले सालों के पेपर देखें तो स्टेटमेंट बेस्ड या कथन आधारित प्रश्नों में सीधा सीधा एक वाक्य आता है। वो कौन सा? यही कि जल संधि जल निकायों को जोड़ती है और स्थलीय भागों को अलग करती है। जल को जोड़ना और स्थल को अलग करना। बिल्कुल, ये इसका सबसे बुनियादी और अपरिवर्तनीय नियम है। और ध्यान रहे, ये कोई इंसान द्वारा खोदी गई नहर नहीं है। मतलब ये प्राकृतिक रूप से बनी है? जी, यह प्राकृतिक रूप से बना एक जलमार्ग है। जैसे हमारी मलक्का जल संधि? बिल्कुल, मलक्का इसका एक बेहतरीन और बहुत ही व्यस्त उदाहरण है। अगर हम मैप को इमेजिन करें तो मलक्का एक तरफ अंडमान सागर की विशाल पानी को खींचकर दक्षिण चीन सागर से मिला देती है। तो ये हो गया जल को जोड़ना। एग्जैक्टली। और उसी वक्त ये मलय प्रायद्वीप के जमीनी हिस्से को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से चीरते हुए अलग कर देती है। पानी मिला, जमीन बटी। यही जल संधि का मूल सिद्धांत है। ये तो हो गया हमारा फाउंडेशन। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल आ रहा है जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। पूछिए। हमने कहा कि जल संधि एक संकरा रास्ता है। तो क्या पानी की एक छोटी सी संकरी सी प्राकृतिक धारा इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो पूरे के पूरे महाद्वीपों को ही दो हिस्सों में बांट दे? मतलब क्या कोई जल संधि महाद्वीपीय विभाजक या कॉन्टिनेंटल डिवाइडर का काम कर सकती है? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन भूगोल में ये 100% सच है। अच्छा। दुनिया में कुछ ऐसी गिनी चुनी जल संधियां हैं जो विशालकाय महाद्वीपों के बीच बॉर्डर गार्ड्स या सीमा प्रहरियों की तरह खड़ी हैं। बाप रे। और परीक्षा में जब मैच द फॉलोइंग यानी सही जोड़े मिलाने वाले सवाल आते हैं तो छात्र अक्सर इनमें उलझ जाते हैं। तो इसका कोई समाधान है? बिल्कुल। इसके लिए मैं एक बहुत ही असरदार मेमोरी ट्रिक शेयर करना चाहूंगी। छात्रों को बस एक छोटा सा कोड याद रखना है, B2GT। B2GT, ये तो किसी नए वाईफाई राउटर या पासवर्ड जैसा लग रहा है। थोड़ा वैसा ही है। इसे जरा खोलकर समझाइए, ये हमारे किस काम का है? देखिए, इसे इस तरह से डिकोड करते हैं। B से बेरिंग। बेरिंग। दूसरे B से बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब, ठीक है। G से जिब्राल्टर। जिब्राल्टर। और T से टॉरेस। तो B2GT। बिल्कुल, ये चारों वो प्रमुख जल संधियां हैं जो दुनिया के बड़े महाद्वीपों की सीमा रेखाएं तय करती हैं। और इनके साथ एक और नाम जोड़ लेना चाहिए,
बोस्फोरस। अच्छा, बोस्फोरस। हाँ, अगर छात्र इन्हें मैप पर प्लॉट कर लें तो आधी दुनिया का भूगोल वैसे ही स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए इस पासवर्ड को मैप पे अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले बी यानी बेरिंग जल संधि। ये वो बर्फीला और सुदूर उत्तरी हिस्सा है जो एशिया के साइबेरिया को उत्तरी अमेरिका के अलास्का से अलग करता है। बिल्कुल सही, यानी एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच की दीवार। और इसके बाद आता है जी से जिब्राल्टर। यह वो ऐतिहासिक जलमार्ग है जो यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करता है। यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि। जी, फिर हम आते हैं दूसरे बी यानी बाबल मंडेब पर, जो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है। और जो एक्स्ट्रा नाम आपने बताया था, बोस्फोरस। यह जल संधि एशिया और यूरोप के ठीक बीचों बीच स्थित है और तुर्की देश को 2 हिस्सों में बांट देती है। अरे वाह! और हमारे पासवर्ड का आखिरी अक्षर था टी यानी टॉरस जल संधि। हाँ, ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध में है। हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। बिल्कुल, यानी अगर छात्र इस B2GT फॉर्मूले को याद रखें तो महाद्वीपों को बांटने वाला कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। एकदम दिमाग में छप गया। अब चूंकि हमने महाद्वीपों को बांटने की बात कर ली है, तो क्यों ना जिब्राल्टर पर थोड़ी और गहराई से नजर डाली जाए। हाँ, जिब्राल्टर सिर्फ 2 महाद्वीपों को अलग करने वाली लकीर नहीं है। वैश्विक इतिहास और भू राजनीति में इसका रुतबा बहुत बड़ा है। मैं भी इसी तरफ आने वाला था। किताबों में जिब्राल्टर को अक्सर भूमध्य सागर की कुंजी या की टू द मेडिटेरेनियन कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। ये भूमध्य सागर को विशाल अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसे कुंजी या चाबी ही क्यों कहते हैं, दरवाजा क्यों नहीं? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसे कुंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भूमध्य सागर अपने आप में लगभग चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ एक विशाल बाथटब जैसा है। बाथटब? हाँ, इस बाथटब की सीमाएं 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका से टकराती हैं। अच्छा। प्राचीन काल से ही दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार इसी सागर में होता था। अब अगर आपको इस बाथटब से बाहर अटलांटिक महासागर में निकलना है या बाहर से अंदर आना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है। Exactly. सिर्फ एक ही प्राकृतिक रास्ता है, जिब्राल्टर। जिसने इस संकरे दरवाजे पर कब्जा कर लिया, समझ लीजिए उसने पूरे भूमध्य सागर के व्यापार की चाबी अपने हाथ में ले ली। क्या बात है, ये लॉजिक तो सीधा समझ आ गया। और इसी भूमध्य सागर के बीचों बीच एक बहुत ही छोटा सा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश बसा है, माल्टा। माल्टा। मैंने कई स्टेट PCS के पुराने पेपर्स देखे हैं, उनमें माल्टा की राजधानी बहुत बार पूछी जाती है। माल्टा का महत्व उसके आकार से कहीं ज्यादा है। यहाँ मुख्य रूप से 3 छोटे द्वीपों का समूह है। कौन कौन से? माल्टा, गोजो और कोमिनो। गोजो और कोविनो। और इसकी राजधानी है वेलेटा। वेलेटा। परीक्षा के लिए 1-लाइनर फैक्ट्स के रूप में माल्टा की राजधानी वेलेटा और भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर, ये दोनों बहुत ही हाई यील्ड तथ्य हैं। मतलब ये हर कैंडिडेट को अपने टिप्स पर रखने चाहिए। बिल्कुल रखने चाहिए। अच्छा, यहाँ मेरे दिमाग में एक और क्रॉस प्रश्न आ रहा है। बताइए। अभी तक हमने यही रटा है कि जल संधियां जमीन को अलग करती हैं, मतलब बीच में पानी की दीवार खड़ी कर देती हैं, लेकिन इंसान की फितरत तो दूरियों को मिटाने की रही है। सही बात है। तो क्या कहीं ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर पानी उफान मार रहा हो और इंसानों ने जलसंधियों के नीचे से सुरंग खोदकर जमीन को वापस जोड़ दिया हो? इंसानी इंजीनियरिंग कभी भी हैरान करने से नहीं चूकती। दुनिया में ऐसी प्रमुख जलसंधियां मौजूद हैं जिनके ठीक नीचे से विशालकाय रेलवे सुरंगें निकाली गई हैं। पानी के नीचे ट्रेन? जी हाँ, SSC और रेलवे जैसी परीक्षाओं में ये स्ट्रेट्स विथ टनल्स वाला टॉपिक बहुत फेवरेट माना जाता है। अच्छा। इसमें पहला सबसे बड़ा नाम है जापान की सुगारू जलसंधि। सुगारू, जापान यानी द्वीपों का देश। ये जलसंधि कहाँ पर है? ये जापान सागर को विशाल प्रशांत महासागर से जोड़ती है। लेकिन इसका मुख्य काम है जापान के 2 बहुत बड़े द्वीपों होक्काइडो और होन्शु को अलग करना। होक्काइडो और होन्शु। इस जलसंधि का पानी इतना अशांत रहता था और टाइफून का इतना खतरा था कि यहाँ नावें अक्सर डूब जाती थीं। तो फिर क्या किया जापानियों ने? इसी समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने इस जलसंधि के ठीक नीचे समुद्र के तल में भारी खुदाई की और सीकिन टनल बना डाली। सीकिन टनल। आज ट्रेनें सीधे समुद्र के नीचे से एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाती हैं। अद्भुत। मतलब पानी के ऊपर खतरनाक तूफानी लहरें और नीचे बुलेट ट्रेन। बिल्कुल। और मैंने सुना यूरोप में भी ऐसा कुछ चमत्कार किया गया है। हाँ, दूसरा नाम है यूरोप की डोवर जलसंधि। डोवर स्ट्रीट।
ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है और ऐतिहासिक रूप से इंग्लैंड को फ्रांस यानी शेष यूरोप से अलग करती है। तो यहाँ कौन सी टनल है? इसी डोवर जल संधि के ठीक नीचे से दुनिया की सबसे प्रसिद्ध अंडर वाटर रेलवे सुरंग गुजरती है, जिसे चैनल टनल कहते हैं। अरे हाँ, चैनल टनल। इसी के जरिए आप लंदन में बैठते हैं और समुद्र के नीचे नीचे पेरिस पहुंच जाते हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है। चलिए, जापान और यूरोप से थोड़ी उड़ान भरते हैं और वापस अपने देश भारत और एशियाई पड़ोस की तरफ आते हैं। यहाँ भूगोल में एक ऐसा नाम है जो हजारों छात्रों के लिए किसी बड़े जाल या ट्रैप से कम नहीं है। पाक जल संधि। पाक स्ट्रेट। ये परीक्षा सेट करने वालों का सबसे पसंदीदा एग्जाम ट्रैप है। बिल्कुल। जब कोई छात्र एग्जाम हॉल के प्रेशर में पाक शब्द पढ़ता है तो उसका दिमाग तुरंत क्या सोचता है? वो सीधा मैप के उत्तर पश्चिम में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच जाता है। यही तो गलती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच यही है कि पाक जल संधि का पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एकदम सही। ये एकदम विपरीत दिशा में भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित है। ये भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद है, जो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। जो छात्र बिना मैप देखे जाते हैं वो पाक देखते ही पाकिस्तान पे टिक लगाते हैं और वहीं उनके माइनस मार्किंग में नंबर कट जाते हैं। इस ट्रैप से बचना बेहद जरूरी है। इसके अलावा हमारे एशियाई पड़ोस में और भी कई जीवन रेखाएं हैं, जैसे मलक्का, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया था। हाँ, मलक्का। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली ये जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। और इसके बाद आती है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि का मैप में क्या लोकेशन है? सुंडा पूरी तरह से इंडोनेशिया के ही द्वीपों के बीच स्थित है। यह जावा सागर को सीधे हिंद महासागर से जोड़ती है। जावा सागर और हिंद महासागर। इसके बाद एक और अहम नाम है कोरिया जल संधि। नाम से ही पता चल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये जापान और कोरिया के बीच स्थित है, जो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को आपस में मिलाती है। मतलब एशिया का पूरा व्यापार इन्हीं संकरे रास्तों पर टिका हुआ है। चलिए अब मैप को थोड़ा और घुमाते हैं और अमेरिका तथा आर्कटिक की बर्फीली दुनिया की तरफ चलते हैं। ठीक है। यहाँ मेरे पास दो बेहद रोचक सवाल हैं। पहला, दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? और दूसरा, क्या भूगोल में कोई ऐसी जादुई जल संधि है जहां से गुजरने पर इंसान का समय ही बदल जाता है? समय बदल जाता है, लिटरली एक दिन आगे या पीछे? अगर हम टाइम ट्रैवल या समय बदलने वाली बात करें तो हमें वापस अपने B2GT वाले पहले अक्षर यानी बेरिंग जल संधि पर जाना होगा। अच्छा, बेरिंग स्ट्रेट? अलास्का, जो अमेरिका का हिस्सा है, और रूस के बीच स्थित ये जल संधि बेरिंग सागर को चुकची सागर से जोड़ती है। तो इसमें समय का क्या कनेक्शन है? अनिष्ठा के नजरिए से इसका सबसे हाई यील्ड फैक्ट ये है कि यहीं से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं वो गुजरती है। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि अगर मैं उस संकरे पानी के हिस्से को देख रहा हूं तो मैं लिटरली मंगलवार में खड़ा होकर सामने वाले द्वीप को बुधवार में देख रहा हूं। तकनीकी रूप से बिल्कुल ऐसा है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। और अमेरिका महाद्वीप के आसपास की अन्य जल संधियां? वहां दो और महत्वपूर्ण नाम आते हैं, फ्लोरिडा और युकाटन। फ्लोरिडा जल संधि ये अमेरिका और क्यूबा के बीच है, जो मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और युकाटन? युकाटन जल संधि मेक्सिको और क्यूबा के बीच है और ये मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। और अगर हम दक्षिण अमेरिका के सबसे निचले हिस्से में जाएं तो वहां है मैगेलन जल संधि। मैगेलन, मैंने पढ़ा है कि पनामा नहर बनने से पहले ये नाविकों के लिए सबसे खौफनाक रास्ता हुआ करता था। बिल्कुल। चिली में स्थित ये जल संधि प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो खौफनाक क्यों था? क्योंकि पनामा नहर के बनने से पहले अगर किसी जहाज को अटलांटिक से प्रशांत जाना होता था तो उसे पूरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाकर इस मैगेलन जल संधि से गुजरना पड़ता था। बहुत लंबा रास्ता। और ये रास्ता इतना संकरा था, हवाएं इतनी तेज होती थीं और बर्फ इतनी ज्यादा होती थी कि अनगिनत जहाज यहाँ डूब गए। बाप रे! पनामा नहर ने इस खौफनाक रास्ते का एक सुरक्षित विकल्प दे दिया। और मेरे उस सवाल का क्या हुआ? वो विशाल जल संधि जो दुनिया में सबसे चौड़ी है, उसके लिए हमें सुदूर उत्तर आर्कटिक क्षेत्र की जमा देने वाली ठंड में जाना होगा। अच्छा। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित डेविस जल संधि को विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि माना जाता है। डेविस? जी। डेविस स्ट्रेट? जी। यह बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और कनाडा के पास कोई और भी है क्या? इसी उत्तरी क्षेत्र में कनाडा के पास हडसन जल संधि है, जो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक को जोड़ती है
और बेलाइल जल संधि भी काफी महत्वपूर्ण है, जो सेंट लॉरेंस खाड़ी और अटलांटिक को जोड़ती है। अब तक तो हमारे दिमाग में दुनिया का एक बहुत ही क्लियर मेंटल मैप बन गया है। हमने महाद्वीप बांट लिए, अंडर वाटर टनल्स देख ली और समय बदलने वाली जल संधि भी देख ली। लेकिन अगर हम बात करें कि भूगोल कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन पकड़ के रखता है, तो इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण हमें मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट की जल संधियों में मिलता है। ये एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। मध्य पूर्व की जल संधियां वैश्विक तेल व्यापार या ऑयल ट्रेड और भू राजनीतिक दृष्टि से दुनिया के सबसे संवेदनशील चोक पॉइंट्स हैं। चोक पॉइंट्स मतलब? चोक पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा संकरा रास्ता जहां अगर थोड़ी सी भी रुकावट आ जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चोक हो जाए, यानी सब कुछ रुक जाए। बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ा नाम है हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज ये ओमान और ईरान के बीच स्थित है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया भर में समुद्र के रास्ते जितना भी तेल निर्यात होता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रोज इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। तेल के बड़े बड़े टैंकर जमीन के रास्ते नहीं जा सकते, उन्हें पानी ही चाहिए। एकदम सही। आंकड़ा यह है कि दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल इसी 21 मील चौड़े मार्ग से जाता है। ये विश्व तेल व्यापार की जीवन रेखा है। और इसके अलावा इसके बाद मध्य पूर्व में एक और बहुत ही नाटकीय और ऐतिहासिक नाम आता है, बाब अल मंडेब। बाबल मंडेब यमन और जिबूती के बीच स्थित यह जल संधि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। लाल सागर और अरब सागर? एग्जाम फोकस वाले हिस्से में मैंने देखा है कि इस बाबल मंडेब को आंसुओं का द्वार या गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है। जी, एक जल संधि का इतना डरावना और दुखद नाम क्यों रखा गया? इसके पीछे का कारण इसका भूगोल और इसका रक्त रंजित इतिहास दोनों है। कैसे? यह रास्ता बहुत ही संकरा है। पानी की धाराएं अप्रत्याशित रूप से तेज होती हैं और पुराने समय में यहाँ नेविगेशन बहुत खतरनाक माना जाता था। अक्सर जहाज यहाँ चट्टानों से टकराकर डूब जाते थे। अच्छा। साथ ही समुद्री लुटेरों के लगातार हमलों ने इसे नाविकों के लिए एक डरावना अनुभव बना दिया था। तो इसीलिए आंसुओं का द्वार? हाँ, जिन नाविकों के परिवार वाले उन्हें विदा करते थे वो अक्सर रोते थे क्योंकि वापसी की कोई गारंटी नहीं होती थी। इसीलिए इसे आंसुओं का द्वार कहा जाने लगा। भूगोल के साथ साथ इतिहास का ये कनेक्शन बहुत गहरा है। इतिहास से याद आया, तुर्की की जल संधियां भी तो बहुत अहम है, जिन्होंने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। बिल्कुल। तुर्की के पास दो बेहद रणनीतिक जलमार्ग हैं। एक बोस्पोरस, जो काला सागर को मार्मरा सागर से जोड़ता है, और दूसरा डार्डनेल्स, जो मार्मरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। डार्डनेल्स। ये दोनों मिलकर काला सागर या ब्लैक सी को बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। जो देश इन जल संधियों पर राज करता है वो पूरे काला सागर के व्यापार को कंट्रोल करता है। और अगर हम यूरोप के संकरे रास्तों की बात करें, तो अभी हमने डोवर जल संधि की बात की थी, जहां चैनल टनल है। डोवर के बारे में एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में एक विशेष तथ्य पूछा जाता है। वो क्या? ये इंग्लिश चैनल का सबसे संकरा या नैरोएस्ट हिस्सा माना जाता है। अच्छा। इसके अलावा यूरोप में डेनमार्क जल संधि है, जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच है। नॉर्थ चैनल है, जो आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है। और इटली के पास एक ओरेंटो जल संधि है, जो इटली और अल्बेनिया के बीच एडियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। उत्तरांतो। ये सभी यूरोपीय सीमाओं को आकार देती हैं। चलिए, अब मैप को थोड़ा और नीचे घुमाते हैं और चलते हैं ओशियानिया यानी ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के द्वीपों की तरफ। चलिए। यहाँ के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी ट्रिक है। जो छात्र सुन रहे हैं वो बस एक शब्द याद रखें, TAB, टैब। ये ट्रिक कैसे काम करती है, इसे थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जब हम मैप में ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो उसके ऊपर, बीच में और नीचे की जल संधियों को याद रखने का ये सबसे आसान शॉर्टकट है। अच्छा, कैसे? T से टॉरस, जो एकदम टॉप पर है, मतलब न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच। A से ऑस्ट्रेलिया, जो बीच में है, और B से बास यानी बास जल संधि, जो एकदम बॉटम में है, ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे तस्मान सागर और दक्षिणी सागर के बीच। तो ऊपर टॉरस, बीच में ऑस्ट्रेलिया, नीचे बास। एग्जैक्टली, TAB। ये वाकई बहुत ही विजुअल ट्रिक है। इससे मैप दिमाग में छप जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ही पड़ोस में न्यूजीलैंड है, जहां दो और जल संधियां महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? एक है कुक जल संधि, जो न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को ठीक दो भागों में बांटती है,
पीसीएस एग्जाम्स में ये अक्सर पूछी जाती है। कुक स्ट्रेट। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बाबल मंडे की बात कर रहे थे तो हमने इतिहास का जिक्र किया था। मुझे जापान के इतिहास का एक बहुत बड़ा इवेंट याद आ रहा है। तो सुगारू रेलवे सुरंग की तो हमने बात कर ली जी। क्या जापान के पास कोई ऐसी जल संधि है जो किसी भीषण युद्ध का मैदान बनी हो? इतिहास और भूगोल का सबसे नाटकीय संगम जापान की तुशिमा जल संधि में देखने को मिलता है। तुशिमा हाँ। यह जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। एसएससी और इतिहास के छात्रों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि 1905 में बैटल ऑफ तुशिमा यानी रूस जापान युद्ध का सबसे निर्णायक नौसैनिक युद्ध यहीं लड़ा गया था। अच्छा। जापान के नौसेना प्रमुख ने भूगोल का फायदा उठाया और इस संकरे रास्ते में विशाल रूसी बेड़े को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। क्या बात है। इसके अलावा जापान के पास टोकरा जल संधि भी है जो पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सोचिए, एक संकरी जल संधि ने पूरे युद्ध का रुख और दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। बिल्कुल। और अगर हम इतिहास से निकलकर आज के वर्तमान यानी करंट अफेयर्स की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया या साउथ ईस्ट एशिया का नक्शा अक्सर न्यूज चैनल्स पर छाया रहता है। ये जो डिस्प्यूटेड जोन्स या विवादित क्षेत्र हैं, यहाँ भूगोल का क्या रोल है? दक्षिण चीन सागर का विवाद दुनिया के सबसे बड़े भू राजनीतिक मुद्दों में से एक है। हाँ, न्यूज में हमेशा रहता है। यहाँ द्वीपों और जल मार्गों का एक पूरा जाल है जिस पर कई देश अपना दावा ठोकते हैं। इस क्षेत्र में कई जल संधियां हैं जो अक्सर करंट अफेयर्स में रहती हैं। जैसे कि पहली है लुजोन जल संधि जो ताइवान और फिलीपींस के बीच है और दक्षिण चीन सागर को फिलीपीन सागर से जोड़ती है। लुजोन ताइवान की संवेदनशील स्थिति के कारण इस जलमार्ग पर हमेशा सैन्य युद्धपोत गश्त लगाते रहते हैं। और इंडोनेशिया के आसपास का जो क्षेत्र है? इंडोनेशिया के पास करीमाटा जल संधि है जो दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को जोड़ती है। करीमाटा। और एक है मकासार जल संधि जो जावा सागर को सेलेबीज सागर से जोड़ती है। मकासार। यूपीएससी, सीडीएस या एनडीए की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इन विवादित क्षेत्रों के आसपास की जलसंधियों का मैप समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं कि कौन सा मार्ग किस देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने दुनिया भर का पूरा चक्कर लगा लिया, महाद्वीपों को बांटा, समुद्र के नीचे ट्रेन चलाई, इंटरनेशनल डेट लाइन को पार किया और तेल के व्यापार से लेकर युद्ध के मैदान तक सब देख लिया। काफी विस्तृत चर्चा रही। अब समय है इस पूरी क्लास को समेटने का, एक क्विक रिवीजन का। परीक्षा से ठीक पहले रिवाइज करने के लिए हमें सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाले प्रश्नों पर फोकस करना चाहिए। लगभग 80% प्रश्न कुछ चुनिंदा जल संधियों से ही पूछे जाते हैं जिन्हें हम हाई यील्ड कहते हैं। तो चलिए टॉप 5 मोस्ट आस्क्ड स्ट्रेट्स यानी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली 5 जल संधियों का एक फाइनल रिकैप करते हैं। छात्र चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपने नोट्स में हाईलाइट कर सकते हैं। नंबर 1, मलक्का जल संधि। ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसे क्यों याद रखना है? क्योंकि ये विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग है। नंबर 2, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। इसे क्यों याद रखें? क्योंकि ये सर्वाधिक कंफ्यूजिंग नाम है। याद रखिए, ये भारत और श्रीलंका के बीच है, पाकिस्तान के पास नहीं। नंबर 3, जिब्राल्टर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसकी विशेषता? इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। नंबर 4, बेरिंग सागर और चुकची सागर के बीच। सबसे खास बात? यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या आइडियल गुजरती है। और नंबर 5, होर्मुज, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। इसका महत्व? ये विश्व के तेल व्यापार का सबसे मुख्य मार्ग और चौक पॉइंट है। ये रिकैप बहुत ही शानदार और क्रिस्प रहा। बिल्कुल। और क्लास खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए है। वो विचार क्या है? कल्पना कीजिए अगर हॉर्मुज या मलक्का जैसी कोई एक जल संधि किसी युद्ध, भू राजनीतिक विवाद या प्राकृतिक आपदा के कारण सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाए, तो क्या आपने सोचा है कि इसका हम सब पर क्या असर होगा? बहुत गहरा असर होगा। घरों तक पहुंचने वाले रोजमर्रा के सामान की कीमत, गाड़ियों के पेट्रोल की कीमत रातों रात आसमान छूने लगेंगे। दुनिया भर के शेयर बाजार हिल जाएंगे और सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो जाएगी। एकदम सही। भूगोल सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं,
ये हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की धड़कन है। बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात कही आपने। वाकई जल संधियां वो नसें हैं जिनमें दुनिया का व्यापार और हमारा भविष्य बहता है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। भूगोल को रटना नहीं है, उसे इस तरह से समझना है कि उसका पूरा मेंटल मैप दिमाग में छप जाए। उम्मीद है सभी को आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। अपने नोट्स को रिवाइज करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और ट्रेंडिंग जीके इन्फो के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।